हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग प्रादेशिक भूगोल भाग 5 के तहत अध्याय 1 में एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है भूटान से स्टार्ट करेंगे। भूटान के बारे में डिस्कस करेंगे। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है कि इसका कोई भी सीमा सागरीय क्षेत्र से लगा हुआ नहीं है। ठीक है। वर्ष 1969 से यहां जो है लोकतांत्रिक राजतंत्र है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। भूटान की जनसंख्या 7,97,795 है और भूटान की भाषाएं जोंगखा और नेपाली है। भूटान के सीमावर्ती जो देश हैं, उत्तर में चीन है, उत्तर पश्चिम में तिब्बत है, पश्चिम में नेपाल है, दक्षिण में भारत है, पूरब में भारत है। तो दक्षिण में भारत का असम राज्य और पूरब में भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है इसके सीमा से लगा हुआ है। भूटान लगभग जो है पूर्ण रूप से पर्वतीय देश है। अपवाद स्वरूप अगर बात करें तो दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी जो है मैदानी पट्टी है और इस समतल मैदानी क्षेत्र को द्वार कहते हैं। इसके उत्तर की ओर अगर बात करें तो पर्वतों की जो ऊंचाई है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती है। भूटान के मध्य भाग में आंतरिक हिमालय है। यहां पर भूटान के मैप को दिया गया है, इसको एक बार आप एनालिसिस कर लीजिएगा। इधर भारत है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को। ये कुल्हा कांगरी है, ये महान हिमालय श्रेणी है, ये आपका संकोच नदी है, ये टोरसा नदी है। और इसके बाद अगर बात करें तो देखिए भौतिक जो लक्षण है देखिए ऊंचावच और भौतिक संरचना के दृष्टि से भूटान को 4 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है द्वार प्रदेश। यह 600 मीटर तक ऊंची एक संकरी पहाड़ी है, द्वार प्रदेश। इसके बाद दूसरा है उप हिमालय, 600 से 1500 मीटर तक ये ऊंचा है। मध्य हिमालय 1500 से 4500 मीटर तक जो है ऊंचा है। और इसके बाद चौथा जो मतलब विभाग है वह है हिमाद्री। सर्वोच्च चोटियां पश्चिम में चोमो लहरी और पूर्व में कुला कांगड़ी है। ठीक है। बृहद हिमालय के अंतर्गत यहाँ की उच्चतम आकृतियों का निर्माण हुआ है। पारो, थिम्पू और पुनाखा यहाँ की प्रमुख घाटियां हैं। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गांगखर पुएनसुम है। कुला कांगड़ी है जिसकी ऊंचाई 7,570 मीटर जो है मतलब की ऊंचाई है। वांगचिन, ट्रोंगसा, संकोश, वांगचू, थिम्पू, कुलोंग, निकी और मनास यहां प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो भूटान के तापमान पर समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। भूटान की जलवायु मानसूनी है। यहाँ वर्ष भर कठोर सर्दी पड़ती है। जनवरी का औसत तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई का 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 350 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें 85% से अधिक वर्षा मई से सितंबर के बीच होती है। कुल वार्षिक वर्षा का 60 से 90% तक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है प्राप्त होता है। इसके बाद मैदानी भाग की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। लगभग 1050 मीटर से 2250 मीटर ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। जलवायु के अनुरूप ही वनस्पति का जो है कटिबंधीय वितरण पाया जाता है। मैदानी भाग में चौड़ी पत्ती वाला उष्ण कटिबंधीय वन 1200 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर जो है याद रखिएगा। अगर बात करें तो चीड़ के वन और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर चीड़, ओक, मेपल, पॉपुलर, वालनट आदि के वन, इससे अधिक ऊंचाई पर फर, बर्च आदि के वन और विषुवत रेखा के ऊपर अल्पाइन चरागाह पाए जाते हैं। भूटान की कृषि के बारे में अगर बात करें तो भूटान के कुल क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर कृषि कार्य किए जाते हैं। 5% भाग पर चरागाह जो है विस्तृत है। फिर भी कृषि और पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। लगभग 90% लोग कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकार की है। नदियों की आंतरिक घाटियों तथा मध्यम ढालों पर कृषि की जाती है। ठीक है। देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कृषि अधिक विकसित है। पूर्वी भाग में कहीं कहीं स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि क्या है आपको मालूम है? तो स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि अगर
आप जिस एरिया में, मान लीजिए इस एरिया में कृषि कर रहे हैं, अगर यहाँ का जो मिट्टी है अनुपजाऊ हो जाए, मतलब कि उर्वरता समाप्त हो जाए, तो इस एरिया को छोड़कर इस एरिया में आकर यहाँ के जंगलों को साफ कर कर फिर से यहाँ पे कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है, और तब तक कृषि कार्य किया जाता है जब तक कि यहाँ की मिट्टी जो है अनुपजाऊ ना हो जाए। यह है स्थानांतरित कृषि। ठीक है। और निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि कृषि कार्य उतना ही किए जाते हैं, यानी इसके जितने भी कृषि उत्पादित जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके खुद के उपभोग के लिए ही किए जाते हैं। तो स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है, व्यवसायिक स्तर पर नहीं किया जाता है। उसे कृषि निर्वाह प्रकार की कहते हैं। तो कृषि निर्वाह क्या है? निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि की जाती है, इसीलिए इसे कृषि निर्वाह कहते हैं। यहाँ उगाई जाने वाली, भूटान में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं, चावल है, गेहूं है, जौ है, मक्का है। इसके अलावा आलू, इलायची, संतरा, सेब और मतलब कि और फलों का भी यहाँ पे व्यवसायिक स्तर पर जो है कृषि किया जाता है। पशुपालन के अंतर्गत याक, भेड़, गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां आदि को पाला जाता है। भूटानी समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है। यहाँ अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व महिलाओं के पास है। खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में अगर बात करें तो भूटान में चूना, पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, सीसा, तांबा, कोयला, टैल्क, जिप्सम, अब्रक, पाइराइट के भंडार उपलब्ध हैं। यहाँ जल विद्युत के विकास की अधिक संभावना है। भारत के सहयोग से यहाँ जो है चुखा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो भूटान में कुटीर उद्योग अत्यधिक प्रचलित है। भूटान का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी देश भारत है। नेपाल के भांति भूटान का अधिकांश विदेश व्यापार कोलकाता बंदरगाह से होता है। देखिए, जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो भूटान में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक जो है असमान है। जहां दक्षिणी द्वार घाटियां और तासी गंग के आसपास का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र हैं। वहीं उच्च भूमियों में जन घनत्व मतलब कि न्यून है, बहुत कम है, शून्य के बराबर है। भूटान में अधिकतर लोग भोटिया निर्जाति के हैं, भोटिया लोग हैं, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या का 60% है, 60% है। ये स्वयं को दुर्क पास कहते हैं। दुर्क पास यानी सर्प लोग। ये कौन है? सर्प लोग हैं। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का पहला देश है। भूटान की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है घोषित किया है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार संघ को पूरब में अगर बात करें तो म्यांमार संघ को पूरब में बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन काल में भारतीय साम्राज्य का अंग था। यह वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ। यह 10 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 101 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि किस देश को स्वर्ण पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो म्यांमार को। म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल लगभग 6,76,533 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 5.35 करोड़ है और यहाँ की जो भाषाएं हैं बर्मी और किरन है। म्यांमार की सीमावर्ती जो देश है, म्यांमार के सीमा से लगने वाले जो देश हैं, उत्तर में चीन है, पश्चिम में भारत और बांग्लादेश है, पूरब में चीन, लाओस, थाईलैंड और मलेशिया है और दक्षिण में बंगाल के खाड़ी तथा अंडमान सागर है। म्यांमार का ये मैप है, आप इसको देख लीजिएगा मैप को। इधर भारत है, ये आपका चौकन दरा है, ये वाला, ये आपका थाला दरा है, ये खागोबी रजी, ये इरावदी नदी है। इसके बाद म्यांमार की सबसे लंबी जो नदी है वह है आपका साल्वी नदी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और याद रखिएगा, म्यांमार और थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा जो है ये बनाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इरावदी, साल्विन दोआब पूर्व का चावल का कटोरा कहे जाते हैं और इरावदी नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा नदी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इधर आप देख सकते हैं मर्तबान की खाड़ी है, यह आपका कोको द्वीप है, इधर थाईलैंड है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देखिए म्यांमार का लंबी तटरेखा, जो म्यांमार है एक लंबी तटरेखा वाला देश है। म्यांमार की जो तटरेखा है वो काफी लंबी है, जिसके साथ बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जुड़ा हुआ है। संरचना के आधार पर म्यांमार घोड़े के नाल के आकार में तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है।
भौतिक लक्षण के बारे में अगर बात करें तो म्यांमार को 3 स्पष्ट भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है अराकान योमा व चीन की पहाड़ियां, दूसरा है शान का पठार, तीसरा इरावदी व सितांग नदी की घाटियां। पश्चिम में अराकान योमा और चीन की पहाड़ियां टर्शियरी युगीन अल्पाइन वलित पर्वतों का अंग है। पूरब की ओर प्राचीन ग्रेनाइट नीस व चूना पत्थर से निर्मित शान का पठार के बीच साल्वी नदी गहरी घाटी में प्रवाहित होती है। मध्यवर्ती भाग में इरावदी व सितांग की घाटियों के बीच जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पिगियोमा पर्वत श्रेणी स्थित है। यहीं पर माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी स्थित है। म्यांमार के पश्चिमी और उत्तरी भाग में नवीन वलित पर्वत है जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रमशः पटकाई, नागा, चीन और आराकान योमा के नाम से जाने जाते हैं। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जीवन धारा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। देखिए जलवायु और प्राकृतिक जो वनस्पति है म्यांमार की, इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर जो म्यांमार का जो उत्तर का उच्च पर्वतीय क्षेत्र है उसको छोड़ दिया जाए तो म्यांमार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं प्रमुख हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम जो होता है औसतन यहाँ की जो तापमान होता है 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। औसतन तापमान ग्रीष्म ऋतु में या यहाँ के जो ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम है, यहाँ का जो टेम्परेचर है इस मौसम का 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। रंगून का औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और शान के पठार लासियो का औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पर्वतीय और तटीय भागों में औसत वार्षिक वर्षा 500 सेंटीमीटर होती है। देश का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत शुष्क है जिसमें वार्षिक वर्षा का औसत अगर बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहता है। तो वार्षिक वर्षा का जो औसत रहता है वो कितना 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहता है। म्यांमार में अगर बात करें तो मई से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है वर्षा होती है। म्यांमार में मई से अक्टूबर के बीच किस मानसून से वर्षा होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तानिन, थाराई और इरावदी डेल्टा में भारी वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में सघन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, मध्यवर्ती भागों में विरल वन और अन्य स्थानों पर केवल झाड़ियां जो है पाई जाती हैं। इसके बाद म्यांमार के जो कृषि है इसके बारे में अगर बात करें तो म्यांमार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। यानी म्यांमार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। देश के कुल क्षेत्रफल का केवल जो है 15% भाग पर कृषि के मतलब कि 15% भाग पर कृषि के कार्य किए जाते हैं। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। कुल कृषिगत भूमि के लगभग 50% भाग पर चावल की जो है खेती की जाती है। अगर बात करें तो याद रखिएगा, देखिए माइतगी घाटी म्यांमार का चावल का भंडार कहलाती है। साल्विन और इरावदी नदी का दोआब सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहलाता है। म्यांमार के पीयूष शहर को विश्व विरासत के सूची में रखा गया। पीयूष शहर को, म्यांमार का एक शहर है पीयूष शहर, इसको विश्व विरासत के सूची में रखा गया है। इसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। साल्विन नदी के पूरब में सुनहरा त्रिभुज है जो अफीम के खेती के लिए कुख्यात है। मक्का, दालें, मूंगफली, तिल, गन्ना, पटसन, कपास और तंबाकू यहाँ उगाई जाने वाली अन्य प्रमुख फसलें हैं। तेना सरीम के पश्चिमी ढालों पर रबर के बागान मिलते हैं। तटीय क्षेत्रों में फल और सान पठार पर जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो टीन, टंगस्टन, चांदी, सीसा, जस्ता, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस म्यांमार के प्रमुख खनिज संसाधन है। पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है जो मध्यवर्ती घाटी में पेगु योमा के उत्तर पश्चिम में यनोग युंग से जो है प्राप्त होता है। पूर्वी पठार में धात्विक खनिज जैसे चांदी, सीसा और जस्ता मिलते हैं। सोना, चांदी, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, नीलम, मणिक और पन्ना सान पठार से प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिज संसाधन होते हैं। मर्तबान की खाड़ी से मोती प्राप्त होते हैं। चिंदविन और माइतगी संगम के निकट कलेवा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो म्यांमार का अधिकांश उद्योग वन और कृषि आधारित है। यहाँ कच्चे पदार्थों के परिष्करण से संबंधित उद्योग ही विकसित है। चावल मिल, लकड़ी चिरने व तेल मिलों के अतिरिक्त वस्त्र, धातु
वह लकड़ी के सामान बनाने के कुटीर उद्योग जो है मतलब कि अधिक प्रचलित है। जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो देश की लगभग 70% जनसंख्या वर्मी निर्जाति की है, वर्मी लोग हैं जो इरावदी नदी घाटी में रहते हैं। कारेन, सान, काचिन, चीन, प्लाउग, वा, लिली मुसो और नागा अन्य प्रमुख समुदाय हैं। इसके अतिरिक्त चीनी और अन्य प्रवासी भी यहाँ की जनसंख्या का भाग हैं। इस देश के 75% लोग बौद्ध हैं, शेष मुस्लिम, हिंदू और ईसाई आदि हैं। नेपिडा म्यांमार की राजधानी नगर है। माडले व यांगून यानी रंगून इसकी पुरानी राजधानियां हैं। मोलमीन, तावय, मेरगुई, बेसिन, पीगू आदि अन्य प्रमुख नगर हैं। रंगून डेल्टाई क्षेत्र में स्थित प्रमुख समुद्री पतन है। अकियाब, मौला मयाइन और तावे अन्य समुद्री पतन है। मांडले देश के आंतरिक भाग में इरावदी नदी के तट पर स्थित म्यांमार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। इसके बाद बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो 1971 से पहले बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। यह 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश 20 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। कितना? 4096 किलोमीटर। ये सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्षेत्रफल लगभग 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश की जनसंख्या 16.3 करोड़ है और बांग्लादेश की भाषाएं बांग्ला और अंग्रेजी है। बांग्लादेश की सीमावर्ती जो देश हैं, उत्तर में भारत है, पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम में भी भारत और पूरब में भी भारत। पश्चिम में भारत के पश्चिम बंगाल और पूरब में भारत के जो राज्य हैं मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये लगते हैं और दक्षिण में बंगाल के खाड़ी और म्यांमार। बांग्लादेश का जो मैप है आप देख सकते हैं, ये है ठाकुरगांव, सैदपुर, ये है रंगपुर, ये दिनाजपुर, ये है जमुना नदी, ठीक है। ये है आपका, इधर से आप देख सकते हैं पद्मा नदी है और ये गंगा नदी है किस तरह से बह रही है, और ये जो है गंगा नदी इधर आके मेघना नदी, ठीक है, इस तरह से आके ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल के खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद इधर जो है म्यांमार है, इधर ये यहां से नोआखली के बाद जो है ये वाला एरिया जो है आप देख सकते हैं, ये आपका चटगांव है और ये म्यांमार है, ये आपका भारत है। इसके बाद अगर बात करें तो भौतिक लक्षण क्या है? संपूर्ण बांग्लादेश लगभग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है स्थित है, फैला हुआ है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र की उर्वर जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित एक समतल मैदान है। इस पर 5000 मीटर तक गहरे अवसाद बिछे हुए हैं। देश के उत्तरी भाग में तराई की पट्टी जो है दुआर कहलाती है और यह तिस्ता नदी यहाँ जो है मतलब कि तिस्ता नदी जो है बहती है। देश के दक्षिण पूर्वी भाग में चटगांव की पहाड़ियां और पूर्वी भाग में सिलहट की पहाड़ियां स्थित हैं, जो देश के उच्चतम भाग हैं। चटगांव की पहाड़ियों में बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ी बलुई पुलिन है, जो लगभग जो है 120 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं और गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण जो नदियां हैं मेघना है, सुरमा है और कर्णफली है। बांग्लादेश की जो जलवायु है इसके बारे में अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। शीतकालीन औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। तो बांग्लादेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। शीतकालीन औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। शीत ऋतु में तापमान सबसे कम रहता है और ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। देश की जलवायु में तापमान की अपेक्षा जो है वर्षा का अधिक महत्व है, जिसका औसत देश के अधिकतर भागों में पश्चिम में 150 सेंटीमीटर से कम और पर्वतीय भागों में 500 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है, जो जून से अक्टूबर के बीच बंगाल के खाड़ी से होकर चलती है। बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों से यहाँ जो है भारी क्षति होती है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 15% भाग वनों का विस्तार है। तो वर्तमान में बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 15% भाग पर वनों का विस्तार है।
यहाँ वनों के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, माधोपुर, ठीक है, माधोपुर वन, सुंदरवन के ज्वारीय वन और चटगांव के पहाड़ियों में वर्षा वन। बांग्लादेश के वनों में बांस और रतन के वृक्ष जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। माधोपुर और सुंदरवन के जंगल में हाथी, चीता, गैंडा और तेंदुआ आदि जीव पाए जाते हैं। मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां सागौन और साल के वृक्ष मिलते हैं। डेल्टाई तट और मैंग्रोव वन मिलते हैं, जिन्हें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो डेल्टाई तट और मैंग्रोव वन भी यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। बांग्लादेश की जो कृषि है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2/3 क्षेत्र पर कृषि की कार्य जो है की जाती है। यहाँ खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। बांग्लादेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल और पटसन है। गेहूं, गन्ना, तंबाकू, दाल, तिलहन, चाय और आलू अन्य महत्वपूर्ण फसल है, याद रखिएगा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश में महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव है। नमक, चिक्का, याद रखिए, नमक, चिक्का मिट्टी, चूना पत्थर, कांच की बालू, इसके बाद कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जमालपुर और राजशाही से कोयला, सिलहट में पेट्रोलियम और तितास, कोमिला व सिलहट से प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। बांग्लादेश में जल संसाधन पर्याप्त होते हुए भी मैदानी धरातल के कारण जो है जल विद्युत का सीमित विकास हुआ है। यहाँ घरेलू उपयोग के लिए बायो एनर्जी का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। देश की 70 से 80% घरेलू ऊर्जा लकड़ी, जूट, चावल के भूसों और गोबर से जो है प्राप्त होती है। बांग्लादेश के जो उद्योग है इसके बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश के मुख्य उद्योगों में जूट के कारखाने हैं, सूती वस्त्र, सिगरेट, सीमेंट, रासायनिक खाद, इस्पात और पेट्रोलियम के कारखाने जो है शामिल हैं। यहाँ छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों की संख्या अधिक है। विश्व के लगभग 50% जूट और जूट से बने सामान की आपूर्ति बांग्लादेश के द्वारा जो है मतलब की जाती है। जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश की जनसंख्या में लगभग जो है 87% मुस्लिम है, शेष हिंदू हैं। अन्य धार्मिक समुदाय के लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं। मुस्लिम जनसंख्या होते हुए भी बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ढाका राजधानी नगर, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, ढाका राजधानी नगर और प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चटगांव बंदरगाह तथा देश का दूसरा बड़ा नगर है। खुलना, राजशाही और बारिशाल यहाँ की अन्य प्रमुख नगर हैं।